ना थक कर बैठे मल्ला, हिम्मत से बढ़ा कश्ती, किनारा उनको मिलता है जो टकराते हैं तूफा से। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रफीउद्दीन शाह। आई एम फ्रॉम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। रिसेंटली आई क्वालिफाइड सेकंड टाइम नेट एग्जाम इन उर्दू सब्जेक्ट। टुडे आई विल डिस्कस अवर नेट एग्जाम स्ट्रेटजी, कैसे मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया। इससे पहले मैं फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड आई वाज फेल फर्स्ट अटेम्प्ट। इन सब बातों को डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसा कि मेरा ताल्लुक यूपी के बलरामपुर ज़िले से है। मैंने अपनी 12वीं तक की तालीम हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज सादुल्ला नगर से कंप्लीट की। फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का रुख किया। 2017 में केएमसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगा। फिर कई फेलियर्स को देखने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपका रुझान हायर एजुकेशन की तरफ है तो क्यों ना नेट जेआरएफ एग्जाम को पास कर इस तरफ बढ़ा जाए। फिर मैं इस एग्जाम की तरफ मूव किया। फर्स्ट टाइम मैं नेट का एग्जाम दिया तो 4 नंबर से मेरा नेट नहीं हुआ। सेकंड टाइम नेट का एग्जाम दिया तो नेट हो गया, 6 नंबर से जेआरएफ नहीं हुआ। फिर इस बार नेट का एग्जाम दिया तो नेट क्वालिफाई किया, उसी मार्जिन पे जाकर जेआरएफ से फेल हुआ मैं। तो नाउम्मीदी तो होती है, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट कहते हैं ना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, खासकर नेट एग्जाम को पास करने के लिए कौन कौन से बुक को रेफर करें, मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डीकेटी चैनल का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि अपनी बातों को मैं शेयर कर सकूँ आप तमामी लोगों तक, दोस्तों तक, जो मेरी तरह दूर दराज इलाके में रहकर प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 बात करूंगा, जैसे कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर बिट बाय बिट आप तोड़ करके पढ़िए। और लेकिन मैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पेपर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। तो फर्स्ट पेपर में जैसा कि हम और आप जानते हैं 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, आईसीटी, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो आप बिट बाय बिट तोड़ लीजिए। सपोज जैसा कि मैं इस तरीके से तैयारी किया। टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर बुक है मार्केट में, केबीएस मदान सर की। तो केबीएस मदान सर के बुक से मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ा, वहाँ से कीवर्ड्स को याद किया। सपोज मान लीजिए टीचिंग में है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, फिर मूक्स क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मैं केबीएस मदान सर की बुक से पढ़ा। फिर रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, हाइपोथेसिस, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद में कम्युनिकेशन में अगर आप आएंगे तो कम्युनिकेशन में क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो कीवर्ड्स को याद करने की कुछ ज़्यादा कोशिश करें बुक से। तो मैं केवीएस मदान सर की बुक से कीवर्ड्स को अच्छे से याद किया। फिर इन्वायरमेंट वाले यूनिट में मैं विजन आईएस जो PT 365 है कंपाइलेशन, वहाँ से उठा करके मैं पढ़ा, क्योंकि अगर आप वहाँ से उठा करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी एग्रीमेंट जितनी भी साल में ईयरली होती हैं वो सब पूरा कंपाइलेशन करके वहाँ पर मिल जाता है आपको। तो वहाँ से मैं उठा करके अच्छे से याद कर लेता था, पढ़ता था, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इन्वायरमेंट से जो न्यूज़ में ज़्यादातर रहते हैं, जैसे कि इंडिया ने कौन से एग्रीमेंट किए हैं। फिर उसके बाद में नेशनल लेवल पर जो COP 26 हुआ, 7 हुआ लेटेस्ट वाला, अभी 27 हुआ, फिर उसके बाद 28 होगा। फिर कौन कौन सी उसमें घोषणाएं की गई हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर हैं उन्होंने कितनी अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि मैं इन चीज़ों को कम करूँगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से वहाँ से पढ़ करके अपनी इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आईसीटी और हायर एजुकेशन और लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है मैं तलवीर सर से पढ़ा हूँ। तलवीर सर का पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, मैं उनसे पढ़ा हूँ। और डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब सीसेट को तैयार करते वक्त ये ज़्यादा इशू नहीं आता मेरे लिए, क्योंकि वहाँ से हो जाता है। बट मैं ज़रूर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ एक टीचर को फॉलो करें, जो भी आपको अच्छा लगे, जो अच्छे से पढ़ाते हैं, जिनका पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा है, जिनका ट्यून अच्छा है, जिनका कंटेंट अच्छा है, जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो आप सिर्फ एक को फॉलो करें। और लास्ट में फर्स्ट पेपर के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि PYQ को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि PYQ कोई भी MCQ मार्केट में उतना बेहतर नहीं होता जितना कि PYQ होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो वन थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड सिलेबस, सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो तलवीर सर के चैनल से मैं आज भी जुड़ा हूँ। तो अब वो अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे 2020-2021 के PYQ को एज इट इज़ बना करके अच्छे से कंपाइल करके वहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जब PYQ लगाएंगे तो अंदर से सेटिस्फेक्शन आपको आएगा कि वाह बहुत अच्छा है।
क्योंकि इसी तरीके से पेपर आएगा तो अंदर से फीलिंग आती है कि ठीक है हम इसी तरीके से तैयारी करेंगे, इसी तरीके से पेपर भी आएगा। तो PYQ लेटेस्ट वाला बहुत ज़रूरी है। अभी 2022 वाला आई थिंक नहीं आया होगा, तो 2020 और 21 वाला आप वहाँ से ज़रूर लगाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। अगर बहुत से लोग PDF से पढ़ने में अपने आप को कंफर्ट नहीं पाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो एक बुक है यूथ कंपटीशन की, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। इसमें कंपाइलेशन है 2020 और 21 का, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो कंपाइलेशन आप वहाँ से पा जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत से लोग जैसे PDF से नहीं पढ़ने में अपने आप को सूटेबल महसूस करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यूट्यूब का और टेलीग्राम चैनल का। फ्री में बनी बनाई चीज़ें आपको हमें मिल रही है तो बस उसको उठा करके वहाँ से मल्टीपल रिवीजन करें। अगेन अगेन रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, और सिलेक्टिव मटेरियल मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एंड बस और फर्स्ट पेपर के लिए इतना कहूँगा कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसान को जब फ्री में चीज़ें मिलती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में अपनी टाइम को ज़ाया कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो इसलिए हम और आप कोशिश ये करें कि सेलेक्टिव चीज़ों को रखें और ऑथेंटिक हो वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ इकट्ठा ना करें, इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और इधर उधर हाथ मारने से कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ें, एक टीचर को फॉलो करें, उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सिलेक्टिव मटेरियल को अपने पास रखें और मल्टीपल रिवीजन करें। और PYQ को बिल्कुल मत छोड़िए। PYQ को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, जैसा कि फर्स्ट पेपर में मैं तलबीर सर के PYQ को सॉल्व किया हूँ, तो इस तरीके से नहीं कि ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ऑप्शन को आंसर में टिक करके आगे बढ़ेगा, नहीं, 3 ऑप्शन को आप देखिए, तीनों ऑप्शन में से नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन बना देगा, फिर हम और आप सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से मेरी ओवरऑल फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन रही। और आप PYQ को अपने टच में रखिए, PYQ को देखते रहें ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और फिर उसके बाद में मैं सेकंड पेपर के लिए बात करूँगा, जैसा कि उर्दू सब्जेक्ट, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, कन्फ्यूज़न है, लोग तरह तरह अफवाहों के शिकार रहते हैं। और उर्दू का सिलेबस भी अपने आप में एक समंदर के बराबर ही है। नज़म है, गज़ल है, तनकीद है, मसनवी है, कसीदा है, रुबाई है, उसके बाद खाका है, इंशाइया है, ड्रामा है, नावल है, दास्तान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी चीज़ों को पढ़ें और कितना छोड़ें। तो 1 बाय 1 मैं बात करूँगा। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है लिसानियात के लिए, तो लिसानियात के लिए आप पहले PYQ को उठा करके देखिए, लेटेस्ट पेपर को उठा करके देखिए कि वहाँ से कौन से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है पूछने का। तो वहाँ से आप पाएंगे कि नज़रियात, उर्दू के नज़रियात से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खड़ी बोली के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब उसको लिसानियात को पढ़ने के लिए मेरे पास एक बुक है उर्दू की लिसानी तश्कील करके, मिर्ज़ा खलील अहमद की बेग की किताब है, तो मैं उनके बुक से पढ़ा हूँ। और बाकी एक बुक मेरे पास है ज़िया उर्दू गाइड के नाम से, बहुत सारे लोगों के पास वो बुक होगी, तो सिर्फ उसी बुक पे मैं रिलाई किया और उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लिया। तो लिसानियात के लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुक रेफ़र नहीं करनी है, और PYQ को देखते हुए आप लिसानियात को पढ़ने की कोशिश करें तो अच्छे से आपका लिसानियात वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। फिर कसीदा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ज़ौक़ के बारे में, इन्हीं दोनों लोगों के कसीदे को पढ़ना है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक है गज़ल। गज़ल में बहुत से लोगों को बहुत अच्छा मज़ा मिलता है पढ़ने में, बहुत से लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं यही कहूँगा कि गज़ल में बहुत सारी चीज़ों को आप रटने की और पढ़ने की कोशिश ही ना करें। अगेन PYQ को देखें, और PYQ में जिन भी शोरा के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन ही में अगर पूछा गया है तो उनको अच्छे से देखें कि उनके बारे में क्या पूछा गया है। सपोज मान लीजिए मैं PYQ को ही देख करके आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मीर गालिब, हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, इरफान सिद्दीकी और फिराक गोरखपुरी, इनको आप पहली प्रेफरेंस पे रखें, क्योंकि PYQ में आप देखेंगे तो ऑप्शन में PYQ में इन्हीं सब सारी चीज़ों को रिलेट करके एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वैसे शामिल निसाब आपको सारी गज़लों को, आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, और कम टाइम है तो शॉर्ट टाइम में आप कोशिश करें कि जो पहली प्रेफरेंस है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनको अच्छे से आप पढ़ लें। फिर उसके बाद में नज़म है। नज़म में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्लामा इकबाल की शामिल निसाब, जितनी भी नज़में हैं आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ, एक भी नज़म को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि शुआइब उम्मीद से अच्छा खासा पैसे आ गया था। फिर उसके बाद में जोश मलिहाबादी की नज़मों से वक्तन फ़ौक्तन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक लाइन दे करके, जैसे किसान नज़म से लास्ट वाला लाइन दे करके पूछा गया था ये किसकी नज़म का टुकड़ा है। फिर उसके बाद में फैज़ अहमद फैज़ की नज़म इस बार तन्हाई से पूछा गया था। तो उसके बाद फिर अख्तरुल ईमान है, मखदूम महिउद्दीन है। तो इस तरीके से हमें उन शोरा पे फोकस करनी है जो एग्जामिनर जिनके इर्द गिर्द जा करके क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें और आपको प्रिपरेशन करनी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है मेरी नज़र में तो मैं कहूँगा तनकीद वाला हिस्सा है।
यूनिट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अरबी शहरियात से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ़ारसी से, फिर उसके बाद संस्कृत से, फिर मगरबी शहरियात से, फिर उर्दू नाक़दीन के बारे में, शमशुर रहमान फ़ारूकी के बारे में अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब गोपी चंद नारंग का इंतकाल हुआ तो उनकी किताबों से रिलेटेड, उसके बाद में रशीद हसन खां के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, PYQ के टच में रहकर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि तनकीद वाला हिस्सा जो अरबी शहरियात हैं, मगरबी, और फिर उसके बाद में फ़ारसी शहरियात वाले हो गए, फिर उसके बाद में संस्कृत हो गए, तो इन सबको आप एक लिस्ट बना करके आप अच्छे से रट लें, याद कर लें। क्योंकि इस बार का क्वेश्चन कैसे बन रहा है मालूम, ज़ुमरा दे रहा है एग्जामिनर, टाइम टेकिंग पेपर बनाया जा रहा है। कौन अरबी से रिलेट करते हैं, कौन फारसी से रिलेट करते हैं, कौन संस्कृत से रिलेट करते हैं, कौन मगरबी से रिलेट करते हैं, कौन उर्दू नाक़दीन है। तो इस तरीके से 2 जुमरे सही हैं, 2 जुमरे गलत हैं। उसके बाद तारीख़ विलादत से, तारीख़ वफ़ात से, कौन पहले पैदा हुआ, किसका इंतकाल कहाँ हुआ, कौन कहाँ मदफून है, किसका घर कहाँ है, और ये किसकी तसनीफ़ है, जुमरा कौन सा है, कौन किस बादशाह के ज़माने में था। तो ये भी एक अपना तरीका है पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे दोस्त हैं जो पेपर रिस्पांस शीट नहीं निकालते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एग्ज़ाम देकर के आते हैं और रिस्पांस शीट ना निकालेंगे तो फिर आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम जब नेट का एग्ज़ाम दिया था तो एक दोस्त से मिल करके उसका देखा तो मैं भी जा करके निकाला। निकालने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसी के इर्द गिर्द रह करके हमें और आपको प्रिपरेशन करनी है। रिस्पांस शीट आप निकाल कर लेकर के आएँ घर और उसमें देखें कि कौन सी क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। तो जिन क्वेश्चन को आप गलत करके आए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसको वहीं पर देख करके घर ला करके लिख दें कि ये क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हुआ। सपोज मान लीजिए वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कम थी या सिली मिस्टेक हुआ आपसे, या एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर की वजह से आप रिकॉल नहीं कर पाए और क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो PYQ को वहीं पर आकर के पुट कर दीजिए, लिख दीजिए कि मुझसे इस तरीके से, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। और नेक्स्ट टाइम जब आप उसी पेपर को अगेन रिवीजन करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। अब मेरे पास इस तरीके से PYQ है तो पेपर रिस्पॉन्स शीट में ला करके अच्छे से उसको एनालिसिस करता हूँ और नोट्स बना करके रख लिया हूँ। और यहाँ पर भी नोट्स बनाने का एक अपना ही अलग तरीका होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर नोट्स भी बनाएं तो ऐसे बनाएं कि सिर्फ आप समझ पाएँ। सपोज मान लीजिए मैं जब फर्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम दिया एंड तो पेपर लेकर के आया, फिर उसके बाद में सेकंड टाइम हर 3 बार का मेरे पास 3 रिस्पॉन्स शीट है, 3 रिस्पॉन्स शीट। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए, इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आपका रहेगा और आप उसको अगेन रिवीजन कीजिए हर हफ्ते, वीकली, हफ्ते में 1 दिन आप ज़रूर उसको रिवाइज करें। मेरा जो नज़रिया है नोट्स बनाने का वो थोड़ा सा उलझाव तरीके का है। आप भी इसी तरीके से देख करके बनाते हैं, आप समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे मैं ही सिर्फ समझ सकता हूँ इसको और दूसरा नहीं समझ पाएगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, जब थोड़ा सा उलझाव वाला नोट्स होता है तो पढ़ने में मज़ा आता है कि हाँ, मैं अपने हाथ से लिखा हूँ, मैं समझ जाऊँगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्ज झेल नज़्म निगारों में कौन दहली में पैदा हुआ। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में अल्ताफ हुसैन हाली है, नज़ीर अकबर आबादी है, मखदूम मोहिउद्दीन है, साहिल लुधियानवी है। तो अब कोशिश सिर्फ यही नहीं होनी चाहिए कि नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए, उसके बाद उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाएं। नहीं, आप कोशिश ये करें कि इस रिस्पॉन्स शीट में अल्ताफ हुसैन हाली के नीचे अंडरलाइन करके थोड़ी सी जगह बना करके वहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख दें कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका कहाँ इंतकाल हुआ, फिर उनकी मशहूर किताबें कौन सी हैं, फिर उसके बाद में मखदूम मोहिउद्दीन के बारे में थोड़ी सी अंडरलाइन करके वहाँ पर जगह बना करके लिख दें वो कहाँ पैदा हुए, उनका इंतकाल कहाँ हुआ, मदफून कहाँ है। इस बार पूछा गया था कि उनका मदफून कहाँ है, तो मैं इसी तरीके से नोट्स बना लिया था की पॉइंट्स, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि एग्जामिनर जो ऑप्शन में चीज़ों को पुट कर दिया है पहले एग्जाम में, वहीं से रिलेट करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर नेक्स्ट वाले एग्जाम में एग्जामिनर बनाएगा। तो इस तरीके से आपको और हमें और आपको प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद साहिल लुधियानवी के बारे में मैं जो ऑप्शन में आ चुके हैं बहुत फोकस के साथ उन पर फोकस हमें और आपको रख करके प्रिपरेशन करनी है, फुल फोकस हो करके, जो क्योंकि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे शोरा के बारे में एग्जामिनर पूछेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ों को यहीं पर ऐसे लिख लेता हूँ, सभी में ऐसे नोट्स बनाया हूँ मैं। हर एक पेज में जितने भी ऑप्शन हैं सब ऑप्शन में अच्छे से ऐसे लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन है, इसी तरीके से लाइन आप करके वहीं पे आसपास आप लिख दीजिए। क्योंकि अब छोटी सी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी आप जाएंगे जब, तो फर्स्ट टाइम रिवीजन जब करेंगे तो ये बहुत पतली सी चीज़ें हैं। आप इसको लेकर जा करके अच्छे से आधे घंटे में रास्ते में कहीं भी बैठ करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब सपोज मान लीजिए इसमें
बहुत सी तफसीर गालिब के उन्वान से कुछ किताबों के बारे में पूछा गया था, तो मैं कोशिश किया कि यहीं पर लिख दिया। तो इस तरीके से लिखने से आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। शॉर्ट टाइम में एग्जाम पास करने के लिए ये बेहतर नायाब तरीका है आपके लिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर ना करें, उसके एक एक ऑप्शन को देखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें और वहीं पर लिखने की कोशिश करें। और ख़ासकर ये करें कि हाँ एंड कैसे मैं उन क्वेश्चन को गलत किया हूँ। अब 2 बार 3 बार मैं एग्जाम दिया, 3 बार में जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे मैं उन सब का एक चार्ट बना लिया, चार्ट बना करके इसी पेपर पे पुट कर दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे। और उसको मैं जब भी पढ़ने बैठा तो एक बार स्कैन कर लेता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है और इस तरीके से कोशिश करनी है कि नेक्स्ट एग्जाम में मुझसे ये क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब प्रिपरेशन भी करनी है तो उसी के आसपास जा करके मुझे प्रिपेयर करना है। तो ये रही बेसिकली कुछ चीज़ें जो पेपर के हवाले से। अब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो प्लीज़ बिलीव मी मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं, बहुत सारा मैं बुक रेफ़र नहीं किया हूँ। ज़ियाए उर्दू मेरे पास एक बुक है, मुमतहिन है। फिर उर्दू ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ मेरे पास मटेरियल है, जैसे उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला एंड डॉक्टर सुम्बुल निगार की बुक है। फिर उसके बाद उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला, फिर बागो बहार की कॉपी मेरे पास है, सहरुल बयान की कॉपी है। तो यही कुछ नोट्स हैं मेरे पास। और PYQ कम से कम 10 से 15 साल का मेरे पास है, तो उस पर बस मैं उसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मोटा मोटा आपके अंदर वो इंट्यूशन बिल्ड हो जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में आप रिकॉल कर पाएँ कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, लेकिन हाँ PYQ पे आप डिपेंड रहें, लेकिन लेटेस्ट वाले PYQ पे आप डिपेंड रहें, ना कि बहुत पुराने वाले पे। पुराने वाले तो पुराने हो ही चुके हैं। अब हाल का जो पैटर्न है वो जुमरे वाले हैं, टाइम टेकिंग एग्जामिनर पेपर बना रहा है। तो कोशिश ये करें कि बहुत सिलेक्टिव मटेरियल को और मल्टीपल रिवीजन करें, और जो 2019 के पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है उस वाले पैटर्न पे आप सारे पेपर को कलेक्ट करके अपने पास रखें और देखें और अच्छे से एनालिसिस करें और उन्हीं ऑप्शन को अगेन एंड अगेन पढ़ने की कोशिश करें। उन्हीं ऑप्शन से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की और इन सब बुक को फॉलो किया। बहुत सारी बुक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ बहुत सिलेक्टिवली मैं पढ़ा। ज़ियाए उर्दू है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज़ियाए उर्दू अच्छा लगा तो आप भी जा करके ख़रीदें और जो गाइड आपके पास है उसको कहें ये ख़राब है। नहीं, गाइड एक गाइड है, आपको रास्ता, बस गाइड का मतलब है गाइड करना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग ढूंढ ढूंढ के पुट कर दिए हैं, तो उसको रिवीजन करें, अगेन एंड अगेन पढ़ें। और जो मार्केट में जैसे बहुत सारी बुक आती रहती हैं तो उसको लेकर के आप MCQ सॉल्व करें, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप लेटेस्ट एग्जाम वाला जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करके जाएं, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब पेपर में जा करके पहले कौन सा पेपर सॉल्व करें और कौन सा ना करें, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो मैं फर्स्ट पेपर को पहले सॉल्व करता हूँ, क्योंकि फ्रेश माइंड रहता है तो मुझे अच्छा लगता है फर्स्ट पेपर सॉल्व करने में। जैसे आप फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, और बहुत से बच्चे खासकर उर्दू के ये घबरा जाते हैं कि हाँ डेटा इंटरप्रिटेशन पहले आ गया, 2 बार से पहले आ रहा है, तो वो छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप उलझाव वाला यूनिट आपको पहले मिला, क्वेश्चन पहले मिला, तो उसमें फंसिए मत। आप, एक होता है कि आप पेपर को ड्राइव कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और एक होता है कि पेपर आपको ड्राइव कर रहा है। तो पेपर को आप अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, कभी मत हावी होने दीजिए। एकदम कूल माइंड से जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, और कोशिश ये करें कि जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन पहले आ गया तो आप उसको स्किप करके 5वें से 6ठे क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते करते अपने उर्दू की तरफ आ जाएं, उर्दू वाले पेपर को सॉल्व करें। और लास्ट में पैसेज का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी आप जहन में रखें, कहीं ऐसा ना हो टाइम खत्म होते होते आपका वो पैसेज वाला एकदम इजीली क्वेश्चन जो आता है वो छूट जाए। तो आप इस तरीके से पेपर को मैनेज करें। फर्स्ट पेपर को आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। और सेकंड पेपर में आप अच्छे से सॉल्व करने के बाद अगर 2-4-6 मिनट बचे तो फिर से रिटर्न आकर के जो बचे हुए क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर बिलीव करें, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बिलीव अवर सेल्फ, नेवर फॉरगेट अवर स्ट्रेंथ, रिमेंबरिंग अवर वीकनेस, एंड वन डे यू विल सक्सेस। एक दिन आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और बहुत सारी मुश्किलात, चैलेंजेस एग्जामिनेशन हॉल में आती हैं। हर कोई फेल होकर ही एग्ज़ाम पास करता है। कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दिया और वो फ़ौरन पास करके अपनी मंजिल पे पहुंच गया। नहीं, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर इंसान फेल होता है और घबराना नहीं है। अपने प्रिपरेशन को और अपनी कमियों को अच्छे से देखना है, जांचना है और प्रिपरेशन करना है। बस लास्ट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यूँ तो पत्थर की भी तकदीर बदल जाती है, शर्त ये है उसे दिल से तराशा जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।